गाइस वेलकम टू ओनली सिविल स्कूल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो हम गाइस स्टार्ट कर रहे हैं विजन आईएएस इंस्पायरिंग इनोवेशन जो है अगस्त 2021 से। ये मैगजीन है जो मंथली मैगजीन आता है विजन आईएएस का, उसको हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे गाइस, जो 2022 के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीलिम्स और मेंस का डाटा यहाँ से देख सकते हैं, बहुत सारा करंट का डाटा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2022 यानी 2022 के लिए प्रीलिम्स और मेंस का सारा कुछ इसमें हम कवर करेंगे, क्योंकि मंथली मैगजीन है तो सारा करंट अफेयर्स इसमें कवर हो जाता है गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम विजन आईएएस का। ये अगस्त का है, अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहो तो जून जुलाई भी देख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जून में पेपर है गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से देखो करंट अफेयर्स आप देख सकते हो पूरा, ये विजन का है। ये काफ़ी अच्छा है अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं अच्छे से, लेकिन 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहले कुछ टॉपिक हैं कंटेंट्स में, आप देख सकते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसको हम कवर करने वाले हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में है गाइस कास्ट सेंसस, डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट, विमेन इन जुडिशरी और गेम्बलिंग। ये 4 टॉपिक हैं जिन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं बनाएंगे जिससे आपको पढ़ने में या किसी बात में प्रॉब्लम हो। आप इन्हें रिवीजन कर सकते हैं, तो 20 से 25 मिनट की वीडियो हम रखेंगे गाइस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। पहला टॉपिक हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कास्ट सेंसस जो हमारा पहला टॉपिक है, कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस क्या है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये इस बार, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने कास्ट का जो सिस्टम है, कास्ट बेस्ड जो इनोवेशन किया 2021 के सेंसस पे। आप सबको पता है कि 2021 में गाइस सेंसस होने वाला है, तो एक सीरियस डिबेट बन गया है। तो कास्ट सेंसस से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसलिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है। तो ये अगस्त की जो मैगजीन है उसमें कवर किया गया है। तो देखो कास्ट सेंसस एक्चुअल में क्या है ये समझो, कास्ट सेंसस क्यों डिफाइन किया गया और है क्या। तो कास्ट सेंसस गाइस एक इस तरीके का कास्ट वाइज टेबुलेशन है, यानी कि एक टेबल बना दी जाती है कास्ट के बेस पर, और उसमें से जो पॉपुलेशन में से कास्ट वाइज टेबल बना दी जाती है, और उसमें से डिफाइन किया जाता है कि कितनी कास्ट किस किस कास्टेज की है। ये सेंसस जो है एक्सरसाइज की जाती है, मतलब ये पूरी तरीके से इसमें से एक टेबल तैयार की जाती है जितनी पॉपुलेशन है, तो उसको कास्ट सेंसस कहा गया है। अगर हम बात करें, इट वॉज लास्ट इंक्लूडेड इन द सेंसस ऑफ इंडिया बैक इन 1931। इससे पहले की बात करें तो ये 1931 यानी कि 1931 में ऐसा हुआ था, यानी कि जो इंक्लूड किया गया था कास्ट सेंसस को, यानी कि कास्ट को। और ये जो प्रैक्टिस है 1941 में ब्रिटिश के टाइम पर इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि दैट प्रैक्टिस वाज स्टॉप्ड बाय द ब्रिटिश इन 1941 गाइस। और पोस्ट 1947 के बाद इसको रिवाइव नहीं किया गया, डिड नॉट रिवाइव इट आफ्टर द पोस्ट 1947, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स। आफ्टर दैट वाइल इंडिया ने पब्लिश किया सेपरेट डाटा, जिसके बेस पे जब भारत ने मतलब इंडिया पब्लिश द सेपरेट डाटा ऑन SC एंड ST, तो क्या हुआ, फर्स्ट एक्सरसाइज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि कब, पोस्ट 1947 के बाद, यानी कि 1947 के बाद, कब, 1951 में। तो 1951 में 1951 में गाइस क्या किया गया, सेपरेट डाटा SC और ST का क्या किया गया, एक्सरसाइज किया गया। इसमें कहा गया द सेंसस डज नॉट इंक्लूड डेटा ऑन अदर कास्ट, यानी SC और ST को छोड़कर किसी और कास्ट का डाटा इसमें इंक्लूड नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स क्या था कास्ट सेंसस के लिए, ये एक बार पढ़ लो, बेसिक है। सबसे पहले 2011 की बात करते हैं। SECC का डाटा है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011। ये एक डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज था, कब से, फ्रॉम द सेंसस ऑफ 2011। ये एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स का। क्या, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब है आपकी सामाजिक और इकोनॉमिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, चाहे आप रूरल हैं और अर्बन हैं, उसको स्टडी करना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कहलाया। एंड इट अलाउज रैंकिंग ऑफ हाउस होल्ड बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड पैरामीटर्स। तो जो पहले प्री डिफाइंड कुछ पैरामीटर्स है उसके बेस पर क्या किया गया, जो हाउस होल्ड है उनको रैंक किया गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, इट हैड 3 सेंसस कंपोनेंट, इसमें 3 कंपोनेंट्स है गाइस। नंबर 1 सेंसस इन रूरल एरियाज, नंबर 2 सेंसस इन अर्बन एरियाज, नंबर 3 कास्ट सेंसस। तो जो सेंसस और रूरल एरिया में था वो किसके अंडर में काम करता है, सेंसस इन रूरल एरिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट,
ये DORD के अंदर में यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में वर्क करता है। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर में अर्बन एरिया जाते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसको रजिस्टर करता है? ये कास्ट सेंसस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होता है, क्योंकि वहाँ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं किसके? कास्ट सेंसस की देखभाल के लिए, उसकी देखभाल के लिए मतलब कास्ट सेंसस के लिए। इट प्रोवाइड्स गाइस, एक मिनट, हाँ, तो ये प्रोवाइड कराता है कुछ इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस और हाउस होल्ड, यानी कि कच्चा है मकान या पक्का है, उनका ओनरशिप स्टेटस डिसाइड करते हैं, मेन सोर्स क्या है इनकम का, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जो सोशल पूरा एंटायर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो क्या है? द डाटा हैज़ नॉट बीन मेड पब्लिक, अब तक उसको क्या है? पब्लिक नहीं किया गया गाइस, ठीक है, अब तक उसको पब्लिक नहीं किया गया जितना भी डेटा है, ठीक है। सो बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है, यानी कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन पैरामीटर्स एंड डेटा रेफर टू द इन्फोग्राफिक एट द एंड ऑफ द आर्टिकल। आप देख सकते हो एंड द आर्टिकल में यूटिलिटी क्या है। 2017 में जो है सेंटर ने रिप्लेस किया पॉवर्टी लाइन को। ये समझो, एक एक पॉइंट को समझना जरूरी है, और प्लीज़ आप जो है रिवाइज करते रहिएगा। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो एक बार में आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो 2017 में सेंटर ने पॉवर्टी लाइन का जो डेटा है उसको रिप्लेस किया, और उसकी जगह क्या किया? द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, जो आइडेंटिफाई किए उन्होंने किसके बेस पे? सोशियो स्कीम्स हैं, रूरल एरियाज में उन्होंने सोशल स्कीम चलाई, किसके साथ? SECC यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो डेटा है उसके बेस पर, लाइक NFS से चलाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी, PM आवास योजना चलाया है, PM उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है। आप मेंस में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, दे कैन क्या आइडेंटिफाइड ऑफ बेनिफिशरीज, हाउ कैन यू आइडेंटिफाइड ऑफ बेनिफिशरीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, लाइक उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है गाइस, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू दीज पैरामीटर्स। उसके बाद देखो एक रोहिणी कमीशन आया, सो यू कैन रीड इट केयरफुली। इन्होंने एक अटेम्प्ट किया, एक प्रयास किया कैटेगराइज करने के लिए, यानी कि रोहिणी कमीशन हैज डिसाइडेड, हैज अटेम्प्ट टुवर्ड्स कैटेगराइजेशन विद इन OBC फॉर बेटर टारगेटेड सर्विस डिलीवरीज। यानी OBCs के साथ उन्होंने टारगेट करने के लिए, एक सर्विस देने के लिए, एक डिलीवरी करने के लिए रोहिणी कमीशन को आगे लाया गया। तो कमीशन ने चार्ज लिया अक्टूबर 2017 में, 2017 में। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस कमीशन को हेड कौन कर रही थी? चीफ जस्टिस थी रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट की जी रोहिणी, उनके नाम पर इसको रोहिणी कमीशन रखा गया। तो कमीशन ने सेटअप किया गाइस क्या कि इट हैज़ द एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग कैटेगरी विद इन OBC, यानी जो OBC के साथ कैटेगरी है उनको क्या करना है? एग्जामिन करना है, उनकी पॉसिबिलिटीज़ को, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है जो रिप्रेजेंट कर रहा है जितनी OBCs कम्युनिटीज है उनके बीच में, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वर्किंग आउट ऑफ मैकेनिज्म, क्राइटेरिया क्या है उसके, नॉर्म, पैरामीटर्स, साइंटिफिक अप्रोच वगैरह वगैरह, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे गाइस, ठीक है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कमीशन ने कुछ प्रपोज किया, उन्होंने कुछ डिवाइड किया। क्या किया उन्होंने? OBC को 4 सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 करके उन्होंने क्या किया? सब कैटेगरी में उनको नंबर दे दिया। तो इस तरीके से नंबर देने के बाद उन्होंने जो 27% का रिजर्वेशन है OBC में उसको स्प्लिट कर दिया, यानी कि OBC में उन्होंने 4 कैटेगरी बनाई गाइस, 1 2 3 4, और इस तरीके से उन्होंने इन चारों जो नंबर किए सब कैटेगरी में इनको रिजर्वेशन जो 27% था उसको डिवाइड कर दिया। जो कैटेगरी नंबर 1 में थे उनको दिया गया 2%, और जो कैटेगरी नंबर 2 में थे उनको 6%, जो 3 में थे उनको 9%, और जो 4 कैटेगरी में थे जब जो सबसे लोएस्ट थे उनको 10% रिस्पेक्टिवली रखा गया। तो आप देख सकते हो ये टोटली 27% हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 कैटेगरी में ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आई, पूछ सकता है, देखो प्रीलिम्स मेंस दोनों में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद इट हैज़ ऑल्सो रिकमेंडेड कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑफ OBC रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि भैया ये तो सब ठीक है, उसके बाद आपको सारे जो रिकॉर्ड हैं उनको डिजिटलाइज किए, कि आप कंप्यूटर पे सारा सिस्टम देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कमीशन ने किया, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 6 मंथ, उसके बाद 2017 में बनाने के बाद उसको नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है गाइस। तो ये अब तक का कास्ट सेंसस का जो भी पास्ट फ्यूचर था या प्रेजेंट था वो मैंने आपको बताया। अब देखो इसकी हिस्ट्री समझ लो एक बार, ब्रीफ हिस्ट्री क्या है कास्ट सेंसस की।
80-30 आप देख सकते हो, पहली बार कंप्लीट किया गया सेंसस को इंडिया में 1830 में। और ये हेनरी वॉल्टन है ढाका, यानी कि जो बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पर कंडक्ट हुआ। उसके बाद सेकंड सेंसस 1836-37 में। उसके बाद 1872 में पॉपुलर किया गया इसको, फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया को कहा गया। पहला सेंसस अगर इंडिया का पूछा जाता तो 1872 है, और सिंक्रोनाइज तरीके से 1881 में हुआ। 1931 में लास्ट सेंसस था जिसमें ओबीसी को फर्स्ट टाइम काउंट किया गया। उसके बाद 1953 में काका कालेकर कमीशन आया, ठीक है। और इस अपने एनबी यानी कि नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को इन्होंने अपॉइंट किया काका कालेकर कमीशन के बेस पे। उसको 1979 में गाइस गवर्नमेंट ने सोशियो एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को क्या किया, कमीशन किया बीपी मंडल के बेस पर। और 1990 में रिपोर्ट आया किसका, मंडल, जो इम्प्लीमेंट किया गया 1990 में ओबीसी को गाइस। ये तो ब्रीफ हिस्ट्री थी कास्ट सेंसस की, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये सारा कुछ है, आप देख सकते हो। अब हम थोड़ा सा और करते हैं ब्रीफ। देखो ये एक डेटा है, स्पेसिफिकेशंस हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट कास्ट सेंसस हैं और उसके फेवर में। अब ये मेंस के लिए अप्रोच है कि वो पूछ सकते हैं कि भैया कास्ट सेंसस के आर्गूमेंट्स क्या हैं अगेंस्ट में या फेवर में। तो हाउ कैन यू डिफाइन कास्ट सेंसस एंड टेल मी सम डिफरेंट पैरामीटर्स अगेंस्ट द कास्ट सेंसस एंड द फेवरिंग द कास्ट सेंसस। तो जो स्पेसिफिकेशन में क्या है, अगर अवेलेबिलिटी है डेटा की ऑन कास्ट पर तब क्या होगा, उसके अगेंस्ट में क्या हो सकता है और फेवर में क्या हो सकता है। अगर एस्टिमेट किया जाए ऑफ कास्ट को जो ऑलरेडी अवेलेबल है तो देख सकते हो रीजनेबली एस्टिमेट किए जाएंगे ब्रॉड सोशल ब्रेकअप पर, ठीक है। बिकॉज पॉपुलेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल एज वेरियस गवर्नमेंट सर्वे सच एज द एनएसएसओ कराता है, कंडक्ट करता है किसके द्वारा, एनएसएसओ द्वारा, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। एंड नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे है जो कलेक्ट करता है डेटा किसके, SC ST हो या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका डेटा। ये तो कास्ट सेंसस के आर्गूमेंट के बेस पर हो गया। अगर सर्वे इज नॉट सेंसस, सर्वे अगर नहीं हो रहा है, देखो दो चीज़ें, एक सर्वे होता है और एक क्या होता है, सेंसस होता है, इट्स वेरी डिफरेंट। डेटा ऑफ कास्ट सच एज दोज कलेक्टेड बाय NFHS एंड NSSO आर सर्वे बेस्ड एस्टिमेट अनलाइक द सेंसस। तो सर्वे इज द डिफरेंट थिंग, क्योंकि सर्वे में कुछ ही लोगों को, चुनिंदा लोगों को कंसिडर किया जाता है, बट सेंसस में ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं सबको कंसिडर किया जाता है। तो द लेटर इज एक्चुअली एन एनुमरेटेड ऑफ एवरी पर्सन इन द कंट्री and it also generate data on the educational level, occupation level, household assets and life expectancies for each group that it enumerate at each level that it recognized. तो that it also क्या है, ये है कास्ट सेंसस, ठीक है। सो नाउ ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हैं, देखो फुल कास्ट सेंसस कैसे होगा, लाइक जाति वाइज ब्रेकअप कैसे करोगे अपर कास्ट में लोअर कास्टेज में, एंड इट वुड पोज सम डिफिकल्टीज लाइक वी डोंट हैव एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ऑल कास्ट इन द कंट्री। हमारे पास सारी कास्टों का कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, यानी कि पोस्ट सेंसस क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, आफ्टर दैट का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, एंड इट मे कॉज सम डिले इन द रिलीज ऑफ जनरल कास्ट टेबल्स, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज ऑपरेशनल चैलेंज, अगर इसको ऑपरेट करते हैं तो एक कॉमन प्रैक्टिस है दैट सम सेंसस टेबल्स आर रिलीज 5 or 7 years आफ्टर द सेंसस इज कम्प्लीटेड। तो बहुत सारी टेबल हैं जो 5 और 7 साल बाद रिलीज किए जाते हैं। देखो आप देख सकते हो पॉपुलेशन चार्ट पूरा आप पढ़ सकते हो यहाँ से। जो आइडेंटिटी है पॉलिटिक्स की वो क्या कहती है ये भी समझो, क्योंकि सारी चीज़ें इसी पर बेस हैं। वो कहते हैं इट इज सेड दैट इन इंडिया वोटर्स डोंट कास्ट देयर वोट्स बट दे वोट देयर कास्ट। समझ रहे हो आप कि इंडिया में जो वोटर्स हैं डोंट कास्ट देयर वोट्स, नहीं करते हैं वो, बट दे वोट देयर कास्ट, वो अपनी कास्ट को वोट करते हैं, ना कि डोंट कास्ट देयर वोट। अपने वोट को मतलब कास्ट करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी कास्ट को वोट करने के लिए इंटरेस्टेड है। आप समझो इसको, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इंडिया वोटर्स डोंट कास्ट देयर वोट बट दे वोट देयर कास्ट। अगर आपकी जाति का आदमी खड़ा है तो वो वोट करेंगे, इस तरीके का सिचुएशन है, माइंड सेट ऐसा है। एंड ब्रेकअप ऑफ पॉपुलेशन इन वेरियस कास्ट इट वुड फर्दर स्ट्रेंथ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगर आप ब्रेकअप होता है पॉपुलेशन में किसके, कास्ट बेसिस पे, डिफरेंट कास्ट बेसिस पे, तो ये क्या होगा, इंडिया में कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा, कुछ ऐसी पॉलिटिक्स हैं, इट में लीड टू मार्जिनलाइज ऑफ डेवलपमेंटल इशूज लाइक हेल्थ एजुकेशन, इस तरह का सिचुएशन या सिनेरियो आएगा। तो ये क्या होगा, एक तरीके से जो डेवलपमेंटल इशूज आ जाएंगे, मार्जिनलाइज हो जाएंगे, यानी उनको
अनदेखा कर दिया जाएगा, क्योंकि चीज़ें इस तरीके से हो नहीं पाएंगी। अगर हम देखा जाए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इसके फेवर में क्या है, प्योरली अगर एकेडमिक एंड पॉलिसी को देखा जाए, पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो डेटा को जो कलेक्ट किया जाएगा तो सेंसस के बेस पर, ये कोई नेसेसरी नहीं कि अंडरस्टैंड वो पीपल अंडरस्टैंड करें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को कास्ट या सब कास्ट बेस पे, बट दे कैन बी वैल्यूएबल इन डिजाइनिंग पॉलिसीज फॉर अफर्मेटिव एक्शन एंड रिडिस्ट्रीब्यूट जस्टिस। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो पॉलिसी को डिजाइन करें और जो एक्शन लेना है उसको इम्प्लीमेंट करें इनकी, और जो जस्टिस है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसे ही 1993 की बात करें, इंदिरा साहनी जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट हैड डिमांडेड सम सच एविडेंस, इट विल बी कलेक्टेड एवरी 10 years इन ऑर्डर टू स्किन आउट ऑफ द प्रिविलेज कास्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। ये इंदिरा साहनी केस का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया कुछ ऐसे एविडेंस, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट कास्ट बेस। रिजर्वेशन का जो डिमांड है, राइज इन डिमांड फॉर रिजर्वेशन, ये भी समझो। देखो, कास्ट सेंसस इट वुड लीड टू ए क्लेमर फॉर हायर कोटा एंड रिमूवल ऑफ द 50% कैप ऑफ रिजर्वेशन। एंड सेकेंड थिंग समझो, फेवर में है क्या, द एब्सेंस ऑफ अप टू डेट कास्ट डेटा, इट हैज़ नॉट प्रिवेंटेड डिमांड्स फ्रॉम वेरियस सोशल ग्रुप्स फॉर कोटाज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो द एब्सेंस ऑफ अप टू डेट कास्ट डेटा, यानी कि ये एब्सेंस है, वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। लास्ट डिकेड की बात करें, वी हैव विटनेस लार्ज मोबिलाइजेशन बाई जाट, पटेल, मराठाज, दे आर सीकिंग रिजर्वेशंस एंड विद सम प्रोटेस्ट ड्यूरिंग वॉलेंट। तो इनके जो प्रोटेस्ट हैं वो वॉलेंट हो जाते हैं, वो टर्न कर जाते हैं, बिकॉज दे डिमांड टू वर नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस, द साइज ऑफ दीज ग्रुप्स और देयर रिलेटिव लेवल ऑफ डिप्रेशन बाई ओबीसी, एससी और एसटी ग्रुप्स। तो ये क्या करते हैं, उसको हावला करके उसको टर्न कर देते हैं प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट क्या हो जाता है, वॉलेंट हो जाता है, और इस तरीके से एक वॉयलेंस क्रिएट हो जाता है। और ये कैसे होता है, कोई बेस नहीं है, देयर हैव नो बेस ऑन साइंटिफिक एविडेंस, नो बेस ऑफ साइंटिफिक रिजर्वेशंस, दे डिमांड्स ऑन ग्रुप, ये डिमांड्स ऑन द साइज ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। वो रिलेट करते हैं लाइक कि हम ओबीसी में हैं, डिप्राइव कर रहे हैं, एससी एसटी ग्रुप से हैं, लाइक 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 दैट, लाभ लाभ। सो दीज थिंग्स आर, आपने देखा होगा लास्ट में जाटों का, पटेल, मराठाज का कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है गाइस, और कास्ट बेसिस पे, कास्ट रिजर्वेशन बेसिस पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सारा, एक बार और पढ़ लीजिएगा, देन यू कैन फाइंड आउट। अब देखो इसका वे फॉरवर्ड समझो क्या है, अगर आपको समझना है तो, अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी ऑफ कास्ट डेटा, अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी ऑफ कास्ट डेटा कैसे यूज करेंगे, तो डिस्कशन है, इट शुड बी ensued on the caste data that already exist and how it has been used and understood by the government and its various department to grant or withdraw benefits। ये अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी ऑफ कास्ट डेटा है। इसकी जो यूटिलिटी है, फॉर द इम्पोर्टेंट एकेडमिक एक्सरसाइज ऑफ मैपिंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड सोशल चेंज, दैट इज ऑल द अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी ऑफ कास्ट डेटा। सेकेंड थिंग, रीडिंग ऑल द अवेलेबल डेटा होलिस्टिकली, आप पूरा डेटा होलिस्टिकली रीड करिए, नहीं लिंकिंग एंड सिंकिंग एग्रीगेटेड सेंसस जो हैं आपको लिंक करनी है और सिंक करना है उस सेंसस डेटा के साथ, एंड अदर लार्ज डेटा सेट सच एज द एनएसएसओ और एनएफएचएस दैट कवर इशूज दैट द सेंसस एक्सरसाइज डू नॉट, सच एज मैटरनल हेल्थ, वो कवर नहीं करती है मैटरनल हेल्थ को। ये जो डेटा है एनएसएसओ है या एनएफएचएस है, दैट कवर इशूज दैट द सेंसस एक्सरसाइज डू नॉट, सॉरी गाइस थोड़ा सा डिफरेंट है। जो सर्वे हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्थ सिस्टम है वगैरह वगैरह को कवर करके चलते हैं डेटाबेस को, बट जो सेंसस है दे डू नॉट एक्सरसाइज लाइक दैट मैटरनल हेल्थ एंड दे वुड बी सिग्निफिकेंट फॉर ए मोर कॉम्प्रेहेंसिव एनालिसिस द लिंकिंग ऑफ दी सेंसस दे विद द एनएसएसओ डेटा, इट हैज बीन सजेस्टेड इन द पास्ट बाय स्कॉलर्स। तो जो सेंसस डेटा से लिंक करते हैं, उन्होंने कहा कि भैया जो नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा है उसको सजेस्ट किया कि उसको करना चाहिए पास्ट बाई स्कॉलर्स के द्वारा, जो स्कॉलर्स हैं सेंसस के उसके उनके द्वारा। उन्होंने कहा चेंज इन सेंसस टू मीट द डिमांड ऑफ द आवर, कुछ एक्सपर्ट्स उन्होंने बोला कि जो पॉइंट आउट और द सेंसस है उनके जो ऑपरेशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आर गोइंग थ्रू सिग्निफिकेंट चेंजेस, लाइक एम्प्लॉइंग मेथड्स आर प्रिसाइज हो रहा है, फास्टर हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, एंड इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा सोर्सेज, दैट इज ऑल्सो आर चेंज इन द डिमांड ऑफ द आवर।
However, care must be taken to ensure that digital alternate and linking of data source involving सेंसस ऑपरेशन आर इंक्लूसिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी गाइस। ठीक है, तो ये जो केयर है इट मस्ट बी टेकन टू इंश्योर, ये डिजिटल अल्टरनेटिव को क्या करेगी, इंश्योर करेगी, लिंक करेगी डाटा सोर्स को किसके साथ, इन्वॉल्व करेगी सेंसस ऑपरेशंस के साथ। आप कंक्लूजन देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो कंक्लूजन को क्या है। ये मेंस के परस्पेक्टिव है, मेंस का जो पर्सपेक्टिव है उसके बेस से है। अब देखो सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है उसका समझो। टोटल हाउस होल्ड इन द कंट्री कितने हैं, जो रूरल प्लस अर्बन है 24.549 करोड़ है। टोटल रूरल हाउस होल्ड गाइस 17 यानी कि 17.97 करोड़ है। टोटल एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड आप देख सकते हो, पूरा डेटा पढ़ सकते हो। ठीक है, या पूरा पढ़ सकते हो डेटा, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोमेटिकली जो इंक्लूडेड है बेस्ड ऑन फुल फिलिंग एनी ऑफ द 5 पैरामीटर्स ऑफ इंक्लूजन, कि 15.95 लाख है। हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव लिविंग ऑन अलार्म्स, मैनुअल स्किन्जर फैमिलीज, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप सारा देख सकते हो कितने कितने लोग हैं। हाउस होल्ड विद एनी वन ऑफ द 7 डिप्रेशन 8.73 करोड़ पीपल है गाइस। तो आई होप ये सेंसर डेटा हमने आज कंप्लीट कर लिया पूरा। ठीक है, दूसरा चैप्टर है, दूसरा जो है डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये समझो ये न्यूज में क्या है। देखो रिसेंटली मानसून सेशन हुआ है लोकसभा में, इट सॉ ओनली 21 आवर ऑफ फंक्शनिंग एंड 22% प्रोडक्टिविटी ऑफ द हाउस बिफोर बीइंग एडजर्न सैंडी। यानी कि एडजर्न सैंडी होने से पहले क्या है 21 घंटे फंक्शन करते हुए देखा गया लोकसभा को, और 22% सिर्फ इसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि 22% उन्होंने काम किया है गाइस, इसलिए न्यूज में है। जो समनिंग द सेशन पार्लियामेंट का क्या है समझो। अगर आप पार्लियामेंट को सम्मन कर रहे हो तो समनिंग ऑफ पार्लियामेंट वो आर्टिकल 85 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इंक्लूड है। यानी आर्टिकल 85 इज टॉकिंग अबाउट समनिंग ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है, जो पावर ऑफ कन्वीनिंग है सेशन की, पार्लियामेंट के सेशन की जो कन्वीन है, पावर ऑफ कन्वीन है, इट रेस्ट विद द गवर्नमेंट। ये किस पर डिपेंड है, गवर्नमेंट पर डिपेंड है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट है, और जो द डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स। तो ये जो डिसीजन कौन लेता है, ये सीसीपी यानी कि जो कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है वो उसको डिसाइडेड बॉडी है। और ये किसके द्वारा फॉर्मलाइज किया जाता है, प्रेसिडेंट इसको डिसीजंस को फॉर्मलाइज करता है। हुज नेम एमपी आर समन टू मीट फॉर ए सेशन, जो कि नेम लेता है एक एमपी का जो सम्मन किया जाता है उस सेशन के दौरान। इंडिया डज नॉट हैव ए फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर, यानी कि भारत में कोई भी फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, क्योंकि कन्वेंशन के थ्रू ऐसा होता है। पार्लियामेंट्री 3 टाइम मिलती है एक साल में, और सबसे लंबा सेशन होता है बजट सेशन, उसके बाद मानसून सेशन और विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं। हमारे यहाँ कोई फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव ए फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर। ठीक है, सो नाउ दैट्स इट। तो न्यूज में क्यों है, रिसेंट मानसून सेशन की बात करें गाइस, इसको एडजॉर्न सैंडी होने से पहले 2 दिन पहले तो इसको शेड्यूल डेट किया गया अपोजिशन के द्वारा, एंड प्रोटेस्टेड ओवर वेरियस इशूज, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए बहुत सारे इशूज़ पर। सबसे बड़ी बात 0 आवर एंड क्वेश्चन आवर विटनेस है, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुए इन दिनों में। सबसे ज़्यादा 0 आवर और क्वेश्चन आवर का कोई यूज नहीं हुआ। और ये चौथा कंजिक्यूटिव सेशन था, इट हैज़ बीन कट शॉर्ट, इसको क्या किया गया, कट शॉर्ट कर दिया गया। ये चौथा लगातार सेशन था ऐसा। अब समझो कि ये भैया क्वेश्चन मेंस का आंसर बनता है कि वाई द सेटिंग आवर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर ऑन डिक्लाइन, कि ये डिक्लाइन क्यों है, रीजन समझो क्या है, रीजन समझो। सबसे पहली बात नंबर 1, डिससेटिस्फेक्शन इन एमपी, इनकी जो एमपीज हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन की भावना अराइज हो रही है, क्योंकि उनके पास टाइम पर्याप्त नहीं है फॉर अरेंज देयर ग्रीवेंसेस, अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उनको अरेंज करने के लिए। अनरिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का तरीका ऐसा होता है, जो पार्लियामेंट के आवर हैं वो डिक्लाइन होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉट अडेयरिंग टू पार्लियामेंट्री नॉर्म्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पार्लियामेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती हैं, ना कोई डिसिप्लिन होता है उनके मेंबर्स में। एब्सेंस ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट डिस्टर्बिंग एमपीज, सबसे बड़ी बात है कि उनके अगेंस्ट जो एमपी डिस्टर्ब करते हैं पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर के रूल्स को, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। स्टैंडिंग कमेटी हैव एंकर्ड डिबेट्स आउटसाइड द हाउस, स्टैंडिंग कमेटी हाउस के बाहर ही डिबेट कर लेता है। सिटिंग आवर्स कोई फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ना कोई और ना ही रूल ऑफ द हाउस के द्वारा फिक्स नहीं है।
इसलिए क्या है, ये फ़ायदा उठाते हैं इस बात का, ठीक है। एंड कोविड-19 पैंडेमिक एक दोनों सेशन के बीच में एक इशू था जिसने पार्लियामेंट्री आवर्स को डिक्लाइन किया। अब क्वेश्चन उठता है कि भैया क्या कॉस्ट ऑफ डिक्लाइन पे फर्क पड़ता है सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के होने से, हाँ डिक्लाइन होने से कॉस्ट ऑफ डिक्लाइन भी क्या होती है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ पार्लियामेंट, अगर पहले 2 दशक की बात करें तो लोकसभा सॉरी एवरेजन 120 दिन मिला है साल में। और अब इस समय अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो लास्ट डिकेड की बात करें, आप यहाँ ये रेफर कर सकते हो ये ग्राफ है पार्लियामेंट की सिटिंग को कैसे डिक्लाइन और कहाँ किया गया, पूरी तरीके से देख सकते हो। देखो 2018, 19, 20 तक का है। तो इस समय इस डिकेड की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 70 डेज मिला है 1 ईयर, यानी कि 365 डेज में पार्लियामेंट का सेशन सिर्फ 70 डेज हुए हैं। तो सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिक्लाइन इन द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैसे क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। नंबर 1 है रिड्यूज अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होना नहीं होना ये समझ नहीं रहे, तो अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है, रिड्यूज हो गई है, क्योंकि ड्यू टू पार्लियामेंट्री डिसरप्शन, पार्लियामेंट में डिसरप्शन ज़्यादा हो रहा है। द एबिलिटी ऑफ द अपोजिशन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट्स फंक्शनिंग इज डेंटेड। जो अपोजिशन की जो होल्डिंग है वो क्या है गवर्नमेंट पर, गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं है, वो क्या हो रही है, डेंटेड हो रही है, यानी कम हो रही है। क्वेश्चन आवर की बात कर लें, ये पूरी तरीके से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशनल काम नहीं कर पा रहा है। और मिनिस्टर इसका ओरली आंसर ना, तो नीदर हैड टू ओरली आंसर क्वेश्चंस नॉट फेस पिन पॉइंट फॉलो ऑन द वर्क डन बाय देयर मिनिस्टर्स, और ना कोई पॉइंट उनके मिनिस्टर्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। दूसरा, इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटीज, उनमें कोई खास इनइफेक्टिवनेस भरी हुई है, यानी पॉलिटिकल डिबेट जो है दोनों हाउसेस के बीच में किसी लॉ पर प्राय देखने को नहीं मिलती है केयरफुली, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है कि वो क्या करे, डिबेट करे, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी इज वीक, वो कमज़ोर पड़ती जा रही है, और पार्लियामेंट सेशन जो है कट शॉर्ट हो जाता है। केवल बात करें 12% जो है, यानी 12% ऑफ द गवर्नमेंट्स लीगल प्रपोजल हैव बीन सेंड टू कमेटी फॉर स्क्रूटनी। अगर लीगल प्रपोजल्स की बात करें तो सिर्फ 12% प्रपोजल्स ऐसे हैं जो क्या है करंटली स्क्रूटनाइज करने के लिए लोकसभा में भेजे जाते हैं। और 16वीं जो लोकसभा थी 2014 से 19 तक, उसमें 27% थे, द नंबर वाज 27%, और जो 15वीं थी उसमें 71% थे। आप देख सकते हो किस तरह से डिक्लेयर होता है। और बिल आर पास इन हेस्ट, बिल क्या है जल्दबाजी में पास किए जाते हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे बिल्स को कैसे कैसे किया गया है, जल्दबाजी में बिलों को पास कर सकते हैं। लोकसभा देयर वर 13 बिल्स इन विच नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोक अदर देन द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द बिल। ऐसे 13 बिल हैं जिस पर किसी ने चूचाई नहीं की, यानी कुछ भी नहीं बोला है। इंपोर्टेंट बिल्स आर पेंडिंग, जो इंपोर्टेंट बिल हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो फालतू के बिल हैं वो पहले पार्लियामेंट उसको लोकसभा या राज्यसभा को पास करते हुए निकल रहा है। जो इंपोर्टेंट बिल हैं ऐसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, सरोगेसी बिल है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट वगैरह वगैरह, उन्हें 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वो पेंडिंग में है। फाइनेंशियल बर्डन क्या है, रिसेंट वो बढ़ता जा रहा है ऑब्वियस है। रिसेंट विंटर सेशन की बात करें वो 133 करोड़ में पब्लिक एक्सचेकर के थ्रू हुआ था, यानी 133 करोड़ की लागत आई थी जो रिसेंट जो विंटर सेशन कंप्लीट हुआ। ऑर्डिनेंस राज को ये ट्रिगर कर रहा है, यानी कि अगर पार्लियामेंट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को प्रोमोलेट करेगा टू ब्रिंग लेजिस्लेटिव चेंज, यानी कि गवर्नमेंट डायरेक्ट ऑर्डिनेंस लाएगा और लेजिस्लेटिव को पूरी तरीके से चेंज होना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव में चेंज आ जाएगा। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्राडिक्ट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। सॉरी गाइस, अगर ऐसा होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आती है तो प्रॉब्लम क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में। कैसे कि जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, वो क्या गया कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा एक दूसरे के बीच में गाइस। तो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ डिक्लेयर इन द पार्लियामेंट सेशन एंड आवर्स। इसका वे अहेड क्या है, मीन्स के आंसर में आप कैसे कोट कर सकते हो। देखो सबसे पहले एनुअल कैलेंडर ऑफ सेटिंग होना चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स या फिक्स नंबर ऑफ डेज होने चाहिए, आप पढ़ सकते हो। ऐसा यूएसए यूनाइटेड किंगडम और कनाडा वगैरह की पार्लियामेंट में होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। दूसरा, इंक्रीज द नंबर ऑफ सिटिंग डेज, ये बढ़ने चाहिए कि आप 70 दिन काम कर रहे हैं 120 दिन नहीं भैया 150 से 60 दिन तक आपको काम करना होगा।
तीसरा ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स, ये भी होनी चाहिए, इनको अरेंजमेंट लाओ, इंस्टीट्यूशनलाइज करो और प्रोफेशनल ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन इनको प्रोवाइड कराओ। जो भी इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं गाइस, इनके करिकुलम को क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए सारी चीज़ें। डू और डोंट्स मेंबर होने चाहिए 4 मेंबर्स के लिए, सॉरी डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब पार्लियामेंट्री एटिकेट सीखने चाहिए इनको, बट इनमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन पार्लियामेंट, ये भी इम्प्रूव होनी चाहिए। कुछ नहीं, कुछ भी कर दिए, आके टेबल बजा दिए, निकल लिए, तो बहुत सारे एटिकेट्स नहीं, तो पार्लियामेंट्री रूल ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से ये लोग करते हैं। तो इम्प्रूविंग कैसे हो सकती है, डिस्कशन कैसे इम्प्रूव होगा, प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी होनी चाहिए। जब भी कोई डिस्कशन होगा इस, तो उसकी प्री, सबसे पहले इसको स्क्रूटनाइज करो, सबसे पहले स्क्रूटनाइज करने के बाद ही वो डिस्कशन पटल पे आना चाहिए। जो बिल्स हैं अवेलेबल हैं, जो पब्लिक डोमेन में हैं, उनको क्या करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाओ, या फिर कोई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसको सैम करो, वो क्या करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी उससे पहले, और उसको क्या करेगी, स्क्रूटनाइज करेगी। ठीक है, एनहेंस करेगी अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्कशन फॉर अपोजिशन पार्टीज, ये भी होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में ऐसा हो रहा है, जहाँ पार्लियामेंट जो है करीब 100 दिन से ज़्यादा मिलता है एक साल में, और अपोजिशन पार्टी गेट 20 डेज ऑन विच दे डिसाइड द एजेंडा फॉर डिस्कशन पार्लियामेंट, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन भी स्ट्रांग होता है। ऐसा ही कनाडा आल्सो हैज सिमिलर कॉन्सेप्ट अपोजिशन डेज। हमारे यहाँ अपोजिशन डेज का कोई मतलब ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। यूके में 20 दिन अपोजिशन के मिलते हैं, 100 डे जो रूरल पार्टी है वो काम करेगी। हमारे यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, रूरल पार्टी है तो वही काम करेगी, अगर पूरी तरीके से है बहुमत में है तो वो पूरा ही काम करेगी, उसके लिए तो कोई डिस्कशन की जरूरत है ही नहीं। तो अपोजिशन का कोई रोल बचता ही नहीं है इंडिया में। डिक्टेटरशिप भी कह सकते हो तरीके से, लिवरेज करेगी पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी, कैसे, इट इज़ नॉट मेरली ए रिपोजिटरी ऑफ बुक्स, यानी कि आपके लिए कोई रिपोजिटरी ऑफ बुक्स है ही नहीं पार्लियामेंट में, तो वहाँ लाइब्रेरी का होना चाहिए, पब्लिकेशन हो, लेजिस्लेटिव डिबेट और पार्लियामेंट्री पेपर्स होने चाहिए वहाँ पे अलग तरीके से, जो इंटीग्रेट करेगा स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज में, यानी कि उनके पास होगा, वो आपस में सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके रखेगा। तो ये है जो आप क्वालिटी ऑफ डिस्कशन पार्लियामेंट का अपना इंप्रूव कर सकते हो, क्वेश्चन ऑफ आवर बढ़ा सकते हो, ट्रेनिंग ऑफ मेंबर दे सकते हो, नंबर ऑफ जो सिटिंग है उनको इंक्रीज कर सकते हो गाइस। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग का प्रावधान हो चाहिए, जैसे कोरोना है या इस तरह की कोई पैंडेमिक आती है तो देयर इज ए प्रोविजन ऑफ वर्चुअल मीटिंग। तो हमारी जो पार्लियामेंट डज नॉट रिक्वायर द एमपी टू मीट फिजिकली एंड द पार्लियामेंट हाउस, द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिटिंग ऑफ ए हाउस इज दैट इट बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द chairman, speaker, or any authorized MP. Crucial legislative work could continue in crisis like COVID-19 pandemic by leveraging technology for virtual meeting as court across the country are doing. तो कोर्ट तो हमारे यहाँ ऐसा कर रहे हैं, बट पार्लियामेंट्री डज नॉट हैव रूल्स डज लाइक दैट, because they don't have required to MP to meet physically, but court have the order to country to accurate the virtual meetings. So these are all these things related to virtual meetings, so it would be completed. तो आई होप आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट, अभी 30 मिनट का वीडियो हो गया, नेक्स्ट में करेंगे विमेन जुडिशरी, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे गाइस। बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोज़ नहीं रखते हैं, जिससे प्रॉब्लम आ जाता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। सो प्लीज़ वॉच करते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आपको होप है तो मुझे भी थोड़ा सा है, सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।